नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। कक्षा 10वीं अनिवार्य हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने पद्यांश के पाठ पढ़े थे। अब अपन गद्यांश के अध्याय पढ़ेंगे और गद्यांश के उस अध्याय के अंतर्गत अपना सबसे पहला पाठ जो रहेगा वह है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, और जिसके लेखक आधुनिक काल के प्रवेश द्वार के कवि, हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो हम जैसा कि पद्य भाग में प्रत्येक लेखक और कवि के बारे में एक साहित्य परिचय कर लेते थे, तो आज भी प्यारे बच्चों अपन साहित्य परिचय पहले देखेंगे इनका, फिर अपन पाठ पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का साहित्य परिचय। प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक युग अगर कहें अपन हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रारंभ भारतेंदु बाबू युग से माना जाता है। और भारतेंदु बाबू कौन थे? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र थे। तो भारतेंदु के जन्म से लेकर अब तक जो अपन पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य, वो आधुनिक युग है, आधुनिक काल है। प्यारे विद्यार्थियों, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के माध्यम से ही आधुनिक युग की नींव रखी गई और इनके पूरे साहित्य मंडल में एक भारतेंदु मंडल था, और भारतेंदु मंडल ने आधुनिक युग की नींव रखी है, जिसमें भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन व्यास, राधा कृष्ण दास और अंबिका दत्त व्यास, ये 5-6 कवि ऐसे थे जिन्होंने आधुनिक युग की प्रमुख आधारशिला रखी। उसमें से भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र मुख्य हैं, और इन्हीं के जन्म काल से हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रारंभ होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है हिंदी साहित्य के निर्माण में। इसका आप विशेष रूप से ख्याल रखें कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र आधुनिक युग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ, इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई। आपका उपनाम रसा था, और रसा नाम से ही हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में आपने क्या लिखी हैं? कविताएं, नाटक, कहानियां लिखी हैं। आधुनिक काल, इनके उपनाम की अगर अपन चर्चा करें तो आधुनिक काल तथा हिंदी गद्य का जनक इनको कहा गया है। आप 2 युगों के संधि स्थल पर अवस्थित रहने वाले कवि हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था, एक तरफ तो रीति काल का समाप्त होना और दूसरी तरफ आधुनिक काल का प्रारंभ होना। तो आधुनिक काल के प्रारंभ होने के साथ साथ रीति काल का अंत था, और इस दोनों कालों का जो संदिष्ट पद था, इन दोनों कालों का जो संदिष्ट मिलन एक बिंदु था, एक पुल था, तो वो था भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने जो साहित्य लिखा वह अपने आप में बड़ा ही अनुपम और अद्वितीय था। आपने वल्लभाचार्य द्वारा पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण की थी। पिताजी का नाम गोपाल चंद, गुरु सितारे ए हिंद थे। आपको उपाधि, इनका मूल नाम तो क्या था? बाबू हरिश्चंद्र, लेकिन आपको यह उपाधि मिली भारतेंदु नाम की पत्रकारों और साहित्यकारों के नाम से। भारतेंदु जी ने अपने जीवन में कुछ पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य में एक साहित्य निधि है, हिंदी साहित्य की प्रमुख निधि के रूप में माना जाता है। हिंदी साहित्य में आपका पूर्व योगदान है इन रचनाओं का, इन पत्र पत्रिकाओं का, जिससे हिंदी साहित्य के बहुत सी कहानियां प्रकाशित हुई हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में संपादित की गई। उसके बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 ईस्वी में प्रकाशित की गई।
और बाल बोधिनी 1874 ईस्वी में प्रकाशित की गई। ये सारी तीनों पत्र पत्रिकाएं काशी बनारस से प्रकाशित होती हैं। अब इनकी बात करते हैं काव्य कृतियों के बारे में। इनकी रचनाओं की संख्या लगभग बहुत सारी रही है, अपन चर्चा करते हैं इस बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, इनके काव्य कृतियों के बारे में अपन चर्चा करें तो इनकी काव्य कृतियां, इनकी रचनाओं की संख्या जो थी वो लगभग 175 थी, जो भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में संकलित हैं। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदनंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत, भक्त सर्वस्व, प्रेम माधुर्य, प्रेम तरंग, सत्सई श्रृंगार, होली, वर्षा विनोद, विजय वल्लरी, मधुमुकुल, उत्तराध भक्तमाल, दान लीला, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, ये तो थी इनके प्रमुख काव्य कृतियां। अब इनकी एक इतिहास संबंधी पुस्तक रही है, उसका नाम है काल चक्र, जो इतिहास से संबंधित रही है। प्यारे विद्यार्थियों, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने जो आधुनिक काल का प्रारंभ किया, वह आधुनिक काल का प्रारंभ आप अगर माने तो आधुनिक काल का जो प्रारंभ हुआ था वह नाटकों से ही हुआ है, क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने नाटक ही लिखे हैं और नाटक के माध्यम से ही उन्होंने बहुत सी भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त किया है। तो इनके ध्यान रखना, नाटक बहुत महत्वपूर्ण है। इनके कुल प्रमुख नाटकों की संख्या 17 है, यानी 17 इन्होंने नाटक लिखे, जिसमें से मौलिक नाटकों की संख्या 8 और अनुदित नाटकों की संख्या 9 मानी गई है। यानी अनुदित जो नाटक है, उस अनुदित नाटकों में कितनी संख्या है? 9। अब वो मौलिक नाटक कौन कौन से हैं, अनुदित नाटक कौन कौन से हैं, उसकी भी चर्चा करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं मौलिक नाटक क्या है। मौलिक नाटक मतलब जो मुख्य हैं और जो स्वयं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने लिखे हैं मन के विचारों से, अपने आसपास की स्थिति और परिदृश्य को देखते हुए। और अनुदित नाटक वो होते हैं जो किसी और लेखक या विद्वान द्वारा रचित थे, लेकिन उसका विभिन्न अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करके, अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करके जो लिखा गया वह नाटक कहलाता है अनुदित नाटक। पहले अपन मौलिक नाटकों की चर्चा करते हैं। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली नाटिका, विशस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा इनका प्रसिद्ध नाटक था प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, जो अंग्रेजी शासन काल में भारतीय दशा का चित्रण करता है। फिर नील देवी, अंधेर नगरी और प्रहसन, ठीक है ना। तो ये नाटक इनके थे जो मुख्य थे। और इनके अगले नाटक को पढ़ते हैं अपन। इनका 7वां नाटक प्रेम जोगिनी और सती प्रताप, ठीक है ना, जो ये अधूरा था लेकिन बाद में इसको पूरा राधा कृष्ण दास ने किया था इन्हीं के मित्र मंडल में। फिर इनके अनुदित नाटकों की संख्या थी 9, जिसमें विद्या सुंदर संस्कृत का एक नाटक था, चोर पंचासिका, उसका अनुवाद है। रत्नावली संस्कृत नाटिका, रत्नावली का हिंदी अनुवाद। पाखंड विडंबन 1872 कृष्ण मिश्र द्वारा प्रबंध चंद्रोदय के 3रे अंक का अनुवाद। धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, ये बहुत महत्वपूर्ण था विद्यार्थियों। ये विशाख दत्त नाटक जो संस्कृत में लिखा था उसका हिंदी अनुवाद है। और दुर्लभ बंधु शेक्सपियर नाटक का हिंदी अनुवाद माना गया है, ठीक है ना। दुर्लभ बंधु जो नाटक था वो शेक्सपियर नाटक के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है। फिर सत्य हरिश्चंद्र मौलिक और अनुदित नाटक दोनों हैं। आपको गद्य काल के जन्मदाता, और उन्होंने 1873 ईस्वी में तदीय समाज की स्थापना करी थी। तो ये थे हमारे प्रमुख विद्वान भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। आइए पढ़ते हैं इनका एक निबंध, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। चलिए लेखक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के निबंध के बारे में चर्चा करते हैं। प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी के विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण। विनोद प्रिय का मतलब होता है अपने मनोरंजन को लेकर लिखा गया एक निबंध है।
इनमें इन्होंने तत्कालीन समाज पर एक व्यंग्यपूर्ण चित्रण किया है और अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में इसे प्रस्तुत किया है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न कर लेता है। बिल्कुल सभी लोग कुछ न कुछ काम ऐसा करते हैं जिससे कि उनको क्या मिले, यश मिले, और उसी यश को लेकर वो क्या क्या प्रयत्न कर सकते हैं, उसी का चित्रण व्यंग्यात्मक रूप से लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है ना। आपने एक नाम, एक राम वृक्ष बेनीपुरी का एक पहले पाठ चलता था, नींव की ईंट। नींव की ईंट में कंगूरा एक शब्द जो था प्रसिद्धि पाने का था। तो यहाँ पर वो प्रसिद्धि पाने के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करते, कंगूरा बनने के लिए वो हर भरसंभव प्रयास करते हैं, लालायित रहते हैं। और यही इस पाठ का प्रमुख विषय है कि व्यक्ति जो है, इस पाठ का मूल भाव भी यही है कि व्यक्ति जो है वो किस प्रकार यश प्राप्त करने के लिए और किस प्रकार वह अपना नाम उजागर करने के लिए वह लालायित रहता है और कार्यरत रहता है। इसी बात को, इसी शब्द, इसी उद्देश्य को वो यहाँ पर सिद्ध करना चाहते हैं। लेखक बताते हैं कि समाज वो धर्मांधता, स्वार्थपरता तथा अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जित हो गया था। यानी हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में बार बार कई ऐसे आक्रमण हुए, कई ऐसे आतताई और शासक लोग आए, और उन आतताई और शासक लोगों ने हमारी संस्कृति को लूटने का प्रयास किया, और इस संस्कृति को लूटने के कारण हमारी सभ्यता, हमारा जीवन और हमारी जो भाव थे उस भाव से जर्जित हो चुका तथा शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे, इन बातों पर व्यंग्यपूर्ण चित्रण किया गया है कि शिक्षा के बारे में लोगों के क्या विचार थे, इस पर भी इन्होंने अपनी बात बताई है। तो आइए पढ़ते हैं एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। ये था पाठ परिचय प्यारे विद्यार्थियों। अब बात करते हैं कि पद्यांश के अंतर्गत आपको व्याख्या करने का तरीका मैंने बता दिया था। गद्यांश का भी आप सुन लीजिए कि कोई भी गद्यांश आ जाए, आपको संदर्भ प्रसंग वैसा का ही लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, अगर निबंध है तो निबंध बताओगे, कहानी है तो कहानी बताओगे, एकांकी है तो एकांकी बताओगे, ये चीज़ तो आप समझते ही हो। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अन्यवार्य हिंदी कक्षा 10वीं क्षितिज के काव्य खंड के 10वीं अध्याय, गद्य खंड के 10वीं अध्याय भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक से उनके द्वारा रचित एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध से लिया गया एक अंश है। और इसमें लेखक भारतेंदु जी ने मानव जीवन की बदल रहे स्वभाव और परिवर्तनों पर व्यंग्य किया है। लेखक कहते हैं कि, अब क्या कहते हैं वो आपको यहाँ ध्यान रखना है। चलिए क्या बात होती है भाई, पढ़ते हैं अपन। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। आज रात्रि को प्रयंक, प्रयंक का मतलब होता है पलंग, पलंग पर जाते ही अचानक आंख लग गई। आंख लग जाने का मतलब होता है नींद आ जाना या सो जाना। यानी जब लेखक अपने घर में चले गए थे तो घर में जाने के बाद वो जो ही पलंग पर लेटे और लेटे लेटे उनकी आंख लग गई, यानी उनको नींद आ गई। सोते में सोचता क्या हूँ, सोते मतलब सोते हुए। और उन्होंने जो स्वप्न देखा उस स्वप्न में वो क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं कि चलायमान, चलायमान मतलब जो नित्य हमारा शरीर है, वो नित्य शरीर गतिमान है, वो कार्य करता रहता है, और एक निश्चित समय अवधि के बाद ये नश्वर शरीर इसी प्रकार मिट्टी में मिल जाएगा। यानी चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं है। इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं। यानी चपल यानी चंचल, ये नश्वर जीवन है और इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्षण भर का भी भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने कहा है कि श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा स्वार्थ मत खोए, न जाने या श्वास को आवन होए न होए। बिल्कुल सही बात कही कि श्वास श्वास पर हरि भजो।
यानी प्रत्येक श्वास जो हम ले रहे हैं, प्रत्येक सांस हम जो ले रहे हैं, उस श्वास पर हमने को ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। आप अपनी श्वास को व्यर्थ में न गवाएं, उनके साथ साथ ईश्वर का नामकरण भी लेते रहें। न जाने कौन सी एक ऐसी सांस होगी जो आप नहीं ले पाओगे और ईश्वर उसे आने नहीं देगा। तो इसलिए आप इस उक्ति से यही होता है कि मनुष्य को जब तक अपने जीवन में श्वास चलती है तब तक कर्म करते रहना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन में कर्म करते रहना चाहिए। बिना कर्म वह कुछ भी संभव नहीं है, यानी बिना कर्म के वह कुछ भी नहीं कर सकता। ये मूल बात इसके अंतर्गत रखी गई है और यही बात समझने योग्य है कि मनुष्य को जीवन में कर्मशील होना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन में कर्मशील होना चाहिए। क्या बात कही है लेखक ने, देखते हैं। देखो, समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा, यानी समय का कोई भरोसा नहीं। समय रहते ये नश्वर संसार कब समाप्त हो जाए, मिट जाए, कुछ भी नहीं कह सकते। कालवश शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे। शशि मतलब चंद्रमा। शशि का तात्पर्य क्या होता है बच्चों? चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा। आकाश में तारे भी कुछ काल यानी समय पीछे दृष्टि न आवेंगे, यानी दिखाई नहीं देंगे। केवल कीर्ति कमल, ओहो बहुत बढ़िया बात कहती है भाई, केवल कीर्ति रूपी कमल संसार सरोवर में रहे वा न रहे, और सब तो एक तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं। बिल्कुल सही बात कही है कि मनुष्य केवल अपना कीर्ति रूपी कमल इस संसार रूपी सागर में खिलाना चाहता है और उसे खिलाकर उसे पल्लवित करके अपनी वाहवाही लूटना चाहता है। इस हेतु बहुत काल तक सोच समझ प्रथम यह विचार किया कि मैं कहीं जाकर, मतलब उस लेखक अभी तक बच्चों स्वप्न में खोया हुआ है और स्वप्न में खोते खोते वो क्या क्या सोच रहा है कि एक प्रसिद्धि पाने के लिए मनुष्य क्या क्या तौर तरीके अपनाता है। तो मैं सोच रहा हूं कि कहीं मैं देवालय बना दूं। देवालय का मतलब होता है मंदिर, मंदिर बनाकर छोड़ दूं। परंतु थोड़ी देर समझ में आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। अब मूर्खता क्यों कह रहा है देवालय बनाने की? क्योंकि प्यारे बच्चों, जिस समय ये निबंध लिखा गया उस समय भक्ति काल और रीति काल समाप्ति पर थे। लोगों में भक्ति के प्रति विरक्ति आ गई चुकी थी। वो केवल और केवल मानव धर्म और अपने स्तर से ऊपर उठने की सोच रहे थे और उस समय अंग्रेजी शासन का भी बड़ा प्रभाव था। तो लेखक ने यह बात अच्छी कही है कि इन दिनों सभ्यता के अनुसार, सभ्यता यानी संस्कृति, लोगों के विचार, इस समय परिस्थिति समाज में क्या चल रही है, देश में परिस्थिति क्या चल रही है, देश में परिस्थिति और समाज में भाव क्या है, उसी के चलते मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर देवालय मैंने बना दिया, मंदिर मैंने बना दिया, तो वो इस समय उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि इस समय अलग है, सभ्यता अलग है। प्यारे विद्यार्थियों, सभ्यता और समय दोनों अलग हैं इस समय, और मेरा ये कर्म निरर्थक जाएगा। और मूर्खता नहीं। और यह तो मुझे भली भांति मालूम है कि अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर कोई नहीं देखेगा। अंग्रेजी शिक्षा यानी लोगों का जो जीवन शैली थी वो अंग्रेजी शिक्षा के प्रति झुकी हुई थी और वो लोग भगवान ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा, मुझे छोड़ना पड़ा। फिर पढ़े पढ़े पुस्तक लिखने की सूझी, लो साहब और कोई काम नहीं तो मैं एक ऐसी पुस्तक लिख दूं जिससे लोग मेरे विचारों को पढ़ेंगे, मेरी पुस्तक को पढ़ेंगे और पुस्तक को पढ़ पढ़कर मेरा नाम रोशन होगा। पुस्तक जितनी अधिक बिकेगी, पुस्तक जितनी अधिक जाएगी, उससे मेरा नाम रोशन होगा। परंतु यह विचार भी बड़े कांटे वाला निकला। क्यों निकला?
अरे भाई किताब में कुछ तो गलतियां होगी। अरे लोग पीछे जो पड़े हैं, लोग गलतियां निकालने के लिए पीछे जो पड़े हैं, कुछ तो कुछ होगा। तो लेखक ने यहां पर भी एक बात बता दी, परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले, क्योंकि बनाने की देर न होगी कि बना तो हुआ नहीं कि क्रिटिक कीट क्रिटिक का तात्पर्य होता है कोई ना कोई उसकी आलोचना करने के लिए तैयार हो जाएगा, और वह आलोचना करने के लिए काट कर आदि से अधिक निगल जाएंगे, अधिक से अधिक उसकी बातों को वह पूर्ण होने ही नहीं देंगे, और उसे गलत साबित करने के लिए हर संभव प्रयास करने लगेंगे। तो लेखक ने यहां पर यह बात भी बताई है कि कीट करकट निकलने से अर्थात उनकी कहानी पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं होगी, और उनके वो रूप उनके सामने आने लगेंगे। आगे क्या कहता है, यश के स्थान पर अपयश मिलेगा। उसको क्या नहीं मिलेगा, उसको क्या नहीं मिलेगा, यश न मिलने पर उसको क्या, अपयश मिलने लग जाएगा। जब देखा कि सब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर शंभू की समाधि यानी शिव की समाधि में लगा गया। यहाँ तक कि 51वां वर्ष इसी ध्यान में बीत गया। मतलब बहुत हो गया भाई, सोच कर, सपने देख देख कर कि मुझे कौन सा रूप धारण, कौन सा कार्य करना है कि प्रसिद्धि मिल जाए। लोग कोरे सपने ही देख पाते हैं, और इस प्रकार के विचारों से कवि लेखक का मन थोड़ा उचट गया, और उसने वो सारे सपने एक तरफ रख लिए, और शंकर जैसे इस समाधि धारण करके सोकर वो कुछ और सोचने लग गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, अंत को एक मित्र के बल से उसे अति उत्तम बात की पूछ हाथ में पड़ गई। पूछ हाथ में पड़ना यानी कुछ उसको एक उद्देश्य मिल जाना कि क्या हो सकता है। स्वप्न ही में प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ कर लिया। ओह, बहुत बढ़िया विचार, यानी पाठशाला यानी स्कूल खोलने का विचार कर लिया। परंतु जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी ही मोहरे निकली। ओ हो, यानी पाठशाला बनाने के लिए बहुत सारा धन चाहिए, बहुत सारी रुपए पैसे की जरूरत होगी, और जब देखा अपने पास अपने जीवन में क्या क्या हमने पाया खोया, तो मात्र और मात्र क्या निकली, केवल 11 गाड़ी ही मोहरे निकली। आप जानते हैं इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता था। एक कोना यानी एक कमरा भी नहीं बन पाएगा। इसका निदान यानी इसका निवारण अपने इष्ट यानी परम मित्रों की सहायता लेनी पड़ेगी। भाई इसके निवारण के लिए मुझे अपने मित्रों की सहायता लेनी पड़ेगी, और मैंने आपको कहा था इनका एक मंडल था, भारतेंदु मंडल प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें इनके सारे मित्र ही शामिल थे। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूं जिसने हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों की ठोर मुहर चुनवा देते तब भी तो 10-5 रेल रुपए और खर्च पड़ते। होते होते सब हरि कृपा से बनकर ठीक हुआ। इसमें व्यय हुआ वह तो मुझे स्मरण नहीं कि कितना खर्चा हुआ, कितने में ये विद्यालय बना, ये मुझे स्मरण नहीं, परंतु इतना अपनी मुंशी से मैंने सुना था कि 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। ओ, यानी पानी लाने में 1 का अंक यानी 1 और 387 और शून्य मतलब लगभग 13,870 रुपए उसके पानी में क्या हो गए खर्च। बनाने को एक क्षण में सब बन गया था, लेकिन परंतु जोड़ने में पूरे 25 वर्ष लगे। उनको वापस बनाने में 25 वर्ष लग गए। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई, उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं में से, हिमालय की पहाड़ियों में से खोज कर अनेकों उद्दंड मतलब उद्यत और उद्दंड अक्खड़ पंडित बुलवाए, जिनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं है। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियुक्त किए गए, परंतु मुख्य केवल यही थे: पंडित मुग्धमणि शास्त्री, तर्क
वाचस्पति यानी तर्क शास्त्र, जिसे अपन कह सकते हैं मेंटल एबिलिटी, प्रथम अध्यापक थे। पाखंड प्रिय धर्माधिकारी, अध्यापक धर्मशास्त्र। प्राणांतक प्रसाद, व्याकरण अध्यापक वैद्यक शास्त्र। लुप्त लोचन, ज्योतिषाभरण अध्यापक ज्योतिष शास्त्र। शील दावानल, नीति दर्पण अर्थात अध्यापक नीति शास्त्र और आत्मविद्या। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इसके अंतर्गत अपने इन अध्यापकों को उन्होंने खोज खोज कर कहां से लाने की चेष्टा की प्यारे बच्चों? उन्होंने कहां से? हिमालय की कंदराओं से लेकर आए और उन्होंने विद्यार्थियों को और अधिक से अधिक अच्छी शिक्षा देने के लिए उन्होंने इन अध्यापकों को वहां पर नियुक्त किया प्यारे बच्चों। और नियुक्त करके ही इन्होंने पढ़ाई प्रारंभ करने का निश्चय पाया, क्योंकि शिक्षा तो ताउम्र चलती है, शिक्षा ताउम्र चलेगी और शिक्षा से मिलने वाला फायदा इन अध्यापकों, इन आचार्यों के माध्यम से मिलता रहेगा और मिलते रहने के कारण विद्यार्थियों का जीवन भी अच्छा और सुलभ होगा। तो ये था हमारे भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का एक अपूर्व स्वप्न, जिसके बारे में हमने चर्चा करी और ये भी देखा कि किस प्रकार उन्होंने कौन कौन से स्वप्न देखे और स्वप्न देखकर प्यारे विद्यार्थियों किस तरीके से उसे पूर्ण करने में उनको समस्या हुई। बात यहाँ ये योग्य विचारणीय है कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने यहाँ पर इस प्रकार से व्यंग्य किया है कि लोग इस चलायमान शरीर का, गतिमान शरीर का, जो अभी जीवित है, जो हर बार श्वास लेता है, तो श्वास के साथ साथ उसे कुछ कर्म भी करते रहने चाहिए। और कर्म करते रहने से ही प्यारे विद्यार्थियों, कर्म करते रहने से ही व्यक्ति के मनोभावों का विकास होगा और उस मनोभावों के विकास से उसे कुछ प्रसिद्धि तो मिलेगी, लेकिन जिस इस स्वार्थ के लिए वो कार्य करेगा वो स्वार्थ उसका सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए मनुष्य को श्वास श्वास में यानी कर्म करते रहना चाहिए, उसे फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपको यह गद्यांश कैसा लगा और इसमें किसी प्रकार का संशय या संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जरूर बताएं कि आपको किस प्रकार का इसमें संशय है। और मेरे YouTube चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए अवतरण के साथ, एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।